नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धनुष आईएएस एकेडमी। आज का डिस्कशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक इसका डिस्कशन किया गया है। यूपीएससी की कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कमीशन के स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, नहीं कोई स्पेसिफाई किया है। हालांकि इसे प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया गया है। यूजुअली अगर बात किया जाए तो कमीशन में 9 to 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। जी, 9 to 11 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन को लेकर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन आस्क करते हैं एग्जामिनेशन में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो भी मेंबर्स इस कमीशन के होंगे वो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एटलीस्ट कम से कम 10 सालों तक काम किए रहते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज किया है प्रेसिडेंट को वही डिटरमाइन करेंगे कि क्या कंडीशन ऑफ सर्विसेज होंगे चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स की। टेनर की अगर बात करें तो चेयरमैन और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनकी टेनर 6 वर्षों तक होती है या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए। प्रेसिडेंट समय समय पर एक्टिंग चेयरमैन की भी नियुक्ति साथ में करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम रिमूवल क्यों, कि चेयरमैन या अन्य मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, हटाने की अगर बात किया जाए तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है चेयरमैन या दूसरे मेंबर्स को हटाने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस टेंडर कर दिया है कि चेयरमैन को किसी एलिगेशन के चलते हटाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाइंडेड है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हमारी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वह कुछ मामलों में इंडिपेंडेंस है, मतलब अपने कार्य को संपादित करने में या अन्य सेक्टर से उन्हें भी देख लेते हैं। यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन की जो सैलरी होती है या उनकी जो अलाउंस होते हैं या जो उनके पेंशन होते हैं, ये चार्जेबल एक्सपेंडिचर होते हैं, अर्थात इन पर पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। जब बजट पार्लियामेंट में रखा जाता है तो बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक चार्जेबल, एक नॉन चार्जेबल। तो जो इन जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं वो पार्लियामेंट में उन पर वोटिंग नहीं होती है, और उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सैलरी हो गई, प्रेसिडेंट के सैलरी, उनके खर्च, उसी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो भी खर्च होते हैं, इन पर कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं की जाती है। चेयरमैन की अगर बात की है तो चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब, अगर कोई मेंबर चेयरमैन अगर बन जाता है यूपीएससी में तो उसे कोई भी दूसरा जॉब नहीं मिल सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अगर मेंबर ऑफ द यूपीएससी अगर फर्दर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ही बनाया जा सकता है
यूपीएससी और एसपीएससी का। कहने का मतलब कि उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यूपीएससी का कोई मेंबर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होते हैं। तो अगर उनका 6 वर्ष पूरा हो गया, तो 6 ईयर्स पूरे कंप्लीट होने के बाद क्या वो दोबारा मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। मेंबर ऑफ द यूपीएससी आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 years दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर मेंबर ऑफ द यूपीएससी। हाँ, वो चेयरमैन भी जरूर बन सकते हैं अगर उनकी नियुक्ति अगर चेयरमैन के रूप में होती है तो। और वो चेयरमैन किसके बन सकते हैं? यूपीएससी के या फिर एसपीएससी, मतलब कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके ये चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ के मेंबर भी नहीं बन सकते हैं, ना यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसमें चेयरमैन की बात की जाए कि जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, क्या उनका फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है? तो इट्स आंसर इज नो। उनका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी उनका फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। ओके, सेम लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। उस ऑफिस के दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फंक्शंस की अगर बात करें तो यूपीएससी का जो मुख्य फंक्शन है वह ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और यूनियन टेरिटरी के जो सर्विस के जो पोस्ट होते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ओके, इसके अलावा ये अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य, ओके, 2 या 2 से अधिक स्टेट ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि हमारे लिए एक ज्वाइंट रिक्रूटमेंट सर्विस तैयार किया जाए, तो यूपीएससी वहाँ पर भी उन स्टेट को असिस्ट करती है एक नया रिक्रूटमेंट सर्विस को फ्रेम करने में, ऑपरेट करने में। ओके, इसके अलावा समय समय पर गवर्नमेंट यूपीएससी के मेंबर्स के साथ कंसल्ट भी करती हैं कुछ अनदर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को लेकर, जैसे सिविल सर्विस में कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उनका क्या मेथड रहेगा, साथ ही सिविल पोस्टों को लेकर, तो वगैरह वगैरह। तो अगर कंसल्ट के लिए भी उनके साथ एक मीटिंग करवाया जाता है, तो ये भी उनका एक फंक्शन हुआ। यूपीएससी एनुअली अर्थात वर्ष में एक बार प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट बना करके सबमिट करती है और अपने परफॉर्मेंस को को शो करती है। यूपीएससी के अगर ज्यूरिडिक्शन की अगर बात करें तो वो उसे हटाने का पावर पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा ही यूपीएससी का जो ज्यूरिडिक्शन है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारे यूपीएससी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या वो लिमिटेशन? वो लिमिटेशन ये है कि जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन के लिए किनकी रिजर्वेशन? तो ये बैकवर्ड क्लास वाले जो लोग लोग होते हैं या फिर एस सी एस टी, तो इनके रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ नए प्रोविजन से लेकर हमेशा आती है। तो वो यूपीएससी के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। ये एक तरह के नेगेटिव सेंस से देखने को मिलती है, बट ये एक तरह का लिमिटेशन है हमारे यूपीएससी के ऊपर, ठीक है। हमारे यूपीएससी के कुछ रोल भी है, कुछ भूमिका है। रोल और फंक्शन में अंतर होते हैं। रोल का मतलब कि उनका अ, उनको उन्हीं चीज़ों के लिए जाना ही जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यूपीएससी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन एक विजुअलाइज किया है कि ये वॉच डॉग है हमारे मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत के जो मेरिट सिस्टम है, भारत का जो ये पूरी जो सर्विस सिस्टम है, तो इसके वॉच डॉग है। ओके, क्योंकि जाहिर-सी बात है कि पूरे इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं, उनको उन पर निगरानी रखना, ये सारा चीज़ ये यूपीएससी के ऊपर ही है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक वॉच डॉग के रूप में भी डिक्लेयर किया है। यूपीएससी के साथ एक और यहाँ फैक्ट है कि यूपीएससी नॉट कंसल्टेड रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो। मतलब
कि जो सर्विस की जो क्लासिफिकेशन होगी, जैसे हम लोग कहते हैं कि IRS होते हैं, IFS होते हैं, IAS होते हैं, IPS होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है। और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं इसी अंतर्गत जो भी आते हैं, या फिर जो जैसे डिफेंस सर्विस, नेवी सर्विस वगैरह वगैरह। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, इन सभी को लेकर के यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन नहीं होती। साथ ही क्या पे रहेगा, जो भी अपॉइंटेड होकर जो भी पर्सन आते हैं, जैसे जो भी IAS बनते हैं, जो भी IRS बनते हैं, तो उनके सर्विसेज, उनके पे, क्लास, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग्स हैं, उनके ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स का डिस्कशन यूपीएससी के साथ नहीं किया जाता है। तो एक तरह के इनके रोल में एक तरह की बाधा देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि यदि अगर यूपीएससी इन सारे चीज़ को अगर नहीं देखती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस को नहीं देखती, सर्विस कंडीशन को नहीं देखती, कैडर मैनेजमेंट को नहीं देखती है, तो फिर इन्हें देखता कौन है, इन्हें ये रेगुलेट कौन करता है? तो ये सारे चीज़ जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीज रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि यूपीएससी सिर्फ एक तरह का रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जबकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। मतलब ये कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, उनके पोस्ट क्या रहेंगे, उनकी सर्विसेज क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है, ओके, जो हैंडलिंग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं, जबकि यूपीएससी जो है वो सिर्फ रिक्रूट करती है। ओके, तो यूपीएससी इज ओनली ए रिक्रूटिंग एजेंसी, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। ओके, इस तरह से हमने देखा कि रोल ऑफ यूपीएससी के जो रोल होते हैं इज नॉट ओनली लिमिटेड, अर्थात सिर्फ लिमिटेड ही नहीं, लेकिन बट आल्सो रिकमेंडेशन भी है। मतलब कि उनकी जो बात है उनको माना भी जा सकता है ना, लेकिन वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर में, अर्थात अगर उन्हें सरकार अगर मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा नहीं मानना चाहती तो नहीं, क्योंकि वो नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रोल होते हैं, लिमिटेशन, फंक्शन, इंडिपेंडेंस, है ना, रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल आपके मेंबर्स और चेयरमैन की, फिर हमने कंपोजिशन के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते आप नीचे सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार।